हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ 4-5 मिनट में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं इस ऑनलाइन की महफिल में? तो उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो एक ही तो ये है कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। जो एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या नहीं करवाऊंगा? तो मैं आपको साइंस का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे आता नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो मैं कह दूं कि नहीं मैं पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, बता दूंगा, तो ऐसे झूठे वादे करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और स्टैटिक के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर सेट में हम 20 क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होंगी। पॉइंट इतना सा है कि जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगभग उसके लिए 20-25 सेकंड, 30 सेकंड मिलेंगे। आप उसका आंसर दे सकते हो, मैं आपके आंसर सुन करके उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। जो बच्चे इसे यूट्यूब पे देखेंगे, वीडियो को पॉज करो, पहले अपने आंसर को देखो, अपने आंसर को दो और उसके बाद आप हमारा आंसर सुनो। इससे क्या होगा कि आपको डाइवर्सिफाइड नॉलेज आपकी क्या होगी, डेवलप होगी, कि आपको पता चलेगा मुझे आता है नहीं आता, क्योंकि गलतफहमियां बहुत सारी हो जाती है। एक और बात, वैसे कोशिश तो यही रहेगी कि इस पूरे सेशन में लगभग हम 12-15 क्लासेस जो होने वाली हैं उसमें से आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएं। ठीक है, हम 10-12 की गारंटी दे रहे हैं, इससे ज्यादा की गारंटी दे भी नहीं रहा। पर हाँ, 10-12 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने के चांसेस हैं। ये हम होप करके पढ़ा रहे हैं आपको। क्लियर है? तो इन एमसीक्यूज को आप अपनी कॉपी पे लिखो। ठीक है, ऐसे मत इनको देखने की कोशिश करना कि भागते भागते देखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। और एक और बात, अगर आपको बोलना है तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, पर माइक ऑन करके मत अपने घर में बातें मत करना कि मम्मी चाय पिला दो, चाय मम्मी चाय। मैं भी ऐसे बोलता हूँ, बट मतलब अच्छा नहीं लगता ना, बस समझ रहे हो कि नहीं? आ रही है ना बात समझ में? गुड। चलो, किसी के मन में कोई आपत्ति, कोई डाउट, कोई तकलीफ तो वो पूछ सकता है मुझसे अभी, शुरुआत में ही। अभी पूछ लो। मेरे से कोई पीडीएफ की उम्मीद मत रखना कि सर कोई पीडीएफ मिल जाएगी क्या इसकी, इसका वो मिल जाएगा सर क्या। भाई पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बाबा की अभी लिख लोगे सबसे बेस्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। यह बोल रहा है कि सर्वप्रथम जो संसदीय व्यवस्था है वो कहां पर इंट्रोड्यूस करी गई थी। हाँ, आप आंसर दे सकते हो। आप आंसर के लिए बताओ भाई, किसी को आइडिया? तो ग्रेट ब्रिटेन। यस, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सबसे पहले जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया था वो था आपका ग्रेट ब्रिटेन। सो क्योंकि इंडिया ने भी जो पार्लियामेंट ऑप्ट करा है, जो इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो भी कहाँ से लिया गया है? यूके से ही लिया गया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि इंडिया के पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट का आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक। एक कमाल की बात यह है कि इंडिया में आर्टिकल 79 ये कहता है कि बॉस, जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हम बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की। मतलब ये कि कोई भी बिल लोकसभा से पास होगा राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या राज्यसभा से लोकसभा जाएगा और लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यानी प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। फिर से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो है पर मेंबर नहीं है। प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है। क्या सर लोकसभा राज्यसभा में आ सकता है? यस आ सकता है। क्या लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है? यस बैठ सकता है। क्या लोकसभा राज्यसभा को किसी सिनेरियो में संबोधित कर सकता है, एड्रेस कर सकता है? यस कर सकता है। पर क्या वो इसका मेंबर है? नहीं, मेंबर नहीं है। एक और बात, आर्टिकल 111 ये कहता है कि जब तक क्या नहीं हो जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते हैं, प्रेसिडेंट क्या नहीं कर देता, किसी भी चीज पे साइन नहीं कर देता है, किसी बिल पे साइन नहीं कर देता, तब तक वो बिल क्या नहीं बनेगा, एक्ट या कानून नहीं बनेगा। यानी आर्टिकल 111 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बिल को रोक भी सकता है,
और इसी पावर को हमने नाम दिया क्या? वीटो पावर। अच्छा, और सुनो, कहानी बात हो रही है तो ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, याद रखना। पर यूएसए के प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ना, वो बहुत कम है। और उसकी सारी की सारी पावर जो है वो कहां से आती है? पीएम एंड हिज काउंसिल से। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्लीज अपना माइक ऑफ रखना। प्रिंस, आपका माइक कैसे खुला हुआ है भाई? प्लीज यार ध्यान रखो। मैं देखो, मैं ये बोलूंगा नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम रिमूव कर दूंगा सीधा क्लास से। यहां तो मैं रिमूव करने की पावर भी है मेरे पास। ठीक है, ध्यान दो प्लीज। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा, अगर आप देखो थोड़ा सा, एक और चीज ध्यान रखना। स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर 3 सिटीजनशिप मिलती है, ये बात ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट की एक सिटीजनशिप होती है, उसके बाद एक आपका स्टेट की सिटीजनशिप होती है, और फिर एक सेंट्रल की सिटीजनशिप होती है। बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को। ग्रेट ब्रिटेन, याद रखना, ब्रिटेन ने इंडिया में सबसे पहले जब अपनी कंपनी भेजी थी तो भेजी थी 1600 में, जिसे हमने बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात भी ध्यान रखना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टेब्लिश हो रही थी तो उस समय जो इंडिया में रूल कर रहा था वो था कौन? आपका अकबर। ये बात भी ध्यान रखना, पेपर में आता है। जबकि ईस्ट इंडिया फिर कंपनी, ऐसे क्वेश्चन यूपीपी में आएंगे? क्या चीज? ऐसे क्वेश्चन यूपीपी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे? आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब। यूपी पुलिस कांस्टेबल में? जी सर। ओके। एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, कोई, चलिए आप शुरू करिए। थैंक यू सर। आपने पीवाई क्यू उठा के देखा है? नहीं सर, ये सेंट्रल लेवल का लगा तो वही मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने नहीं सोचा सर, लो अरे पूछ नहीं, लेते हैं। मैं आपको वो तो पूछ सकते हो, मैं कुछ और पूछा। आपने पीवाई क्यू उठा के देखा? एक बात ध्यान रखना। हाँ। यूपी यूपी का जो पेपर होता है, मैं आपको बस क्लियर कर रहा हूँ। यूपी का जो पेपर होता है उसमें यूपी का जीएस जो है वो लगभग 8-10 नंबर का होता है बस। ठीक है। अच्छा। बाद बाकी सारा सेंट्रल का जीएस डालते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा। क्लियर है बात? और हाँ सर। सेम क्वेश्चन कि पार्लियामेंट कहां से उठाया गया, ये पिछले से पिछले साल पेपर में था उनके। अब जाके पेपर चेक कर सकते हो। ठीक। मतलब रिटेन तो लिया गया ही, मैं just ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलें भाई। अच्छा, एक और हाँ सर। बात रखना प्लीज। फ्रांस से हमने, जब हम फ्रांस का देखो, बेसिकली क्या हुआ, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा किसी चीज ने इम्पैक्ट डाला है लोगों के ऊपर वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब अगर आप ज्योतिबा फूले को भी देखोगे, ठीक है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज करा था स्टैब्लिश, उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा। और जब भगत सिंह ये लाइन बोलते हैं कि बहरों को मतलब सुनाने के लिए बम फेंक रहा हूं मैं, ये लाइन भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब हुआ, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी ये बहुत कम पूछता है। यूपी पैट वगैरह के पेपर में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आता। पर ये जरूर है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 वर्ड निकले थे। कौन कौन से 3 वर्ड थे, कोई बताएगा? कौन कौन से 3 वर्ड है जो लिए गए? वो 3 वर्ड है, याद रखना, कौन कौन सा? इक्वालिटी, दूसरा वर्ड है आपका लिबर्टी, और तीसरा हम्म। वर्ड है आपका क्या? फर्टेनिटी, या जिसको हाँ। भाईचारा कहते हैं, है ना? इन तीनों शब्दों को हमने कहां पर लिखा है? प्रियम्बल में, प्रस्तावना के अंदर। तो ये भी पेपर में आया हुआ है, ये यूपी पीसीएस में भी आया है, यूके पीसीएस में आया हुआ है, आपका क्या कहते हैं हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं है इसमें। क्लियर है बात यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। और वीटो पावर बता देना एक बार। वीटो पावर जो होती है मित्र, उसका मतलब ये है, मतलब पूरी वीटो पावर तीनों बताऊं मैं आपको, ये पूछ रहे हो आप? नहीं सर, नॉर्मली बता दो सर। हाँ, वीटो पावर का मतलब ये है अविरल, कि जैसे मान लो कि आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि खाना खाने चलेगा, तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तो आप चुप हो जाओ बिल्कुल ही, बोलो ही मत, ना हाँ बोलो ना ना बोलो, ये कहलाता है पॉकेट वीटो। ठीक है। दूसरा तरीका है आप बोलो मुंह धो के या फिर चलेंगे। ठीक है। ये कहलाता है ओके। क्या आपका?
जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका सस्पेंसिव वीटो, कि आप बिल को क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिया है। ठीक है। और तीसरा है कि नहीं जाऊंगा, एब्सोल्यूट वीटो, मुंह पे मना कर देना। अमेरिका के पास एक और एक्स्ट्रा होती है जिसे बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। उसका मतलब ये होता है कि बॉस, हम जो प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट से मेजर, मतलब पहले 2/3 से पास हुआ था, 3/4 से क्या कर लेंगे, बिल को पास करवा देंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये सर पार्लियामेंट में ही होता है ना पावर्स? जी। किस चीज की? वीटो पावर। प्रेसिडेंट की पावर है भाई। सर और यूज कब, माने जैसे कब यूज करता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट वही। पार्लियामेंट के बिल के खिलाफ। ओके सर। चले भाई, और किसी को कोई डाउट? नोट कर लिया है? नोट ना करो तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, आगे लिख लेना। यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना यूपी पैट वाला। ये जो पेपर आपको सामने दिख रहा है, ये यूपी पीसीएस का ही पेपर है वैसे, जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैव एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्यसभा के पास इनमें से कौन सी शक्तियां हैं, पूछ रहा है। बताओ जरा भाई, आंसर दो। मेरी हर खुशी है। सर ये अनन्य क्या होता है, अनन्य? इंग्लिश में देख लो भाई, हिंदी मेरी भी खराब है उतनी है। सर हिंदी मीडियम से हूं मैं। हाँ तो फिर अच्छी हो, आपकी अच्छी होनी चाहिए थी। कौन सा ऑप्शन है मतलब बता। कोई नहीं, मैं ऑप्शन ये बता। कौन सा वर्ड है ये? क्वेश्चन सर नंबर सी है क्या? 1 बोल रहा है एक्सक्लूसिव, मतलब एकदम, मतलब सिर्फ तुम्हारा, हम सिर्फ तुम्हारे हैं सनम, वो वाली बात। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। सर सी है। सी। और कोई? सी आएगा सर। सी। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। मैं सारी बात क्लियर कर देता हूं। पहली बात ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट को हटाना, याद रखना, प्रेसिडेंट को हटाना, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। और याद रखना, ये है आर्टिकल 61। और याद रखना, इसमें ये कहा गया है कि बॉस, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये वाली बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है। अच्छा, इम्पीचमेंट का तरीका कहां से उठाया गया, तो ये हमने उठाया अमेरिका से। ये बात भी ध्यान रखा। दूसरा बात, जज को हटाना। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अभी जो राइट है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पार्लियामेंट। पास है। पार्लियामेंट हटाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका भी लगभग कैसा है, कैसा है भाई, बोलो। बिल्कुल किसकी तरह है, प्रेसिडेंट की तरह ही है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाते हैं वैसे इसको भी हटाते हैं। इसका आर्टिकल अलग है बस। इसका आर्टिकल है 124 का 4 और 5। ठीक है। मैं तरीके पर नहीं बात करूंगा, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। इसमें भी कहीं से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। ठीक है। पर जब हम बात करते हैं क्या करना, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं, सिर्फ राज्यसभा के पास है। अच्छा। ठीक है। और ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो याद रखना आर्टिकल 312 में। और ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम लेना, उनके प्रमोशन को देखना, ये सारा काम कौन करवाता है, यूपीएससी। और यूपीएससी जो है वो आता है आपका आर्टिकल 315 से लेकर के और 323 तक।
ठीक है बॉस? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, राज्यसभा के सिनारियो में कुछ बातें और ध्यान से सुन लेना। कि मान लो अगर कोई बिल क्या है, मनी बिल है, तो राज्यसभा को बिल क्या करना होगा? 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा? पास पास करना करना पड़ेगा। होगा। अगर पास नहीं करता है तो हम मान लेंगे कि क्या हो गया है, पास हो गया है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अच्छा, मनी बिल कौन से आर्टिकल में होता है बॉस? तो मनी बिल का अपना आर्टिकल है, आर्टिकल 110। अच्छा, मैं एक चीज तो तुम लोगों को बताना भूल ही गया, क्लास के स्टार्टिंग में बोलना था। जिस बच्चे ने आज तक कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है या आज तक कभी जीएस नहीं पढ़ी है, उसके लिए क्लास यूजफुल नहीं है बॉस, पहले बताते रहो मैं। उसके लिए ये क्लास किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो ऐसा हो रहा है ना, कुछ तो कह रहा है ये आदमी, अच्छा सा तो भी लग रहा है, पर मनी बिल क्या होता है बताया नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा था। अब मनी बिल समझाने बैठ जाऊंगा तो फिर मैं 20 क्वेश्चन की जगह 5 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा। हम्म। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रिवीजन करवा रहा हूं, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है। मनी बिल पढ़ने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? मुझसे बाद बाकी तो जो पढ़ाते हो पढ़ा ही रहो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। सर कभी भी बिल रिजेक्ट भी हो जाता है, जैसे बिल्कुल। अगर 14 दिन कौन में सा अगर बिल? पास आउट नहीं हुआ। कौन सा बिल? ये ये जो बिल्स आते हैं, जो जो बिल जाते हैं लोकसभा देखो अलग भाई, से राज्यसभा। ऐसा वाला सीन है, मनी बिल इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का प्रपोजल कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, खास और करके सब जब लड़का देखभाल के गवर्नमेंट किया जॉब जाता है में। ना फिर। हाँ, पर अगर अरेंज मैरिज का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, यानी मनी बिल का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? बाद बाकी सारे बिल क्या किए जा सकते हैं? रिजेक्ट हो सकते हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। एक बार सर थर्ड पॉइंट फिर से बता देना, जो थर्ड पॉइंट जो राइट है। कौन सा भाई? ऐसे पढ़ के बताया कर, ऐसे क्या थर्ड पॉइंट? मुझे 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने, तो मुझे ये नहीं पता थर्ड कौन सा है तेरे लिए। नहीं नहीं सर, जो इसमें क्वेश्चन में टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल हाँ, इंडियन सर्विसेज। यही तो बताया भाई, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में होती है, यूपीएससी इसको देखती है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इससे डील करता है। अविरल कहाँ है तू? डन भाई। समझ गए। इस समय इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आईपीएस, बस। बस ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? डन। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक बात बताओ, सिटीजनशिप जो है, ठीक है, वो कौन से पार्ट से डील करती है? चलो करो, कमेंट करो फटाफट। पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड, और कोई? भाग दो। आईआरएस ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती बेटा। पार्ट टू। देखो, पार्ट 2 तो सभी को क्लियर है। अब सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ बातें जो ध्यान रखना प्लीज, ध्यान दो। सिटीजनशिप जो है वो आता है पार्ट सेकंड में, और इंडिया में सिटीजनशिप बहुत ही ज्यादा सिंगल है, और ये हमने यूके से लिया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखो, इंडिया ना फेडरल नहीं है। अब इंडिया फेडरल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया, फेडरल का मतलब क्या होता है वो भी सुन लो। फेडरल होने का मतलब ये है कि पावर का बटा होना। जैसे अमेरिका है, स्टेट अपनी पावर है। अब उसके पीछे रीजन रहा कि अमेरिका में जो राज्य थे ना, वो आपस में उन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, ब्रदर और सिस्टर का, एक होता है ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता,
और एक होता है वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता। इन दोनों रिश्तों के बीच में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप अपने भाई से चाहे जिंदगी भर बात मत करो, चाहे आप उससे उसकी शक्ल देखना पसंद मत करो, पर वो आपका भाई ही रहेगा। कहीं भी कांड होगा यही बोला जाएगा मनोज का भाई है, अविरल की भाई है। पर हस्बैंड एंड वाइफ में सिनारियो अलग है। आपकी वाइफ किसी और की वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड कल को किसी और का हस्बैंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हुआ है एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है? ये टूट सकता है, पर यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहां पे आप एक साथ अपने आप आए हो, मतलब यू बॉन्ड टुगेदर काइंड ऑफ थिंग। समझ में आ रही बात? अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनका रिश्ता इस तरीके का है, इसे ही फेडरल बोला जाता है। और इंडिया का जो देशों का रिश्ता है वो कैसा है? भाई और बहन वाला है, इसीलिए इसे यूनियन बोला जाता है। क्या बात क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखो, भाई और बहन में कोई प्राइवेसी नहीं होती। भाई का तुम फोन छीन लो, भाई के मुंह पे मार दो 2 चांटे खींच के, ठीक है, अगर आप बड़े हो तो। ठीक है। तो उसी तरीके से आप अलग अलग कुछ चीजों की डिमांड भी नहीं करते हो, उसी तरीके से सिटीजनशिप की भी डिमांड नहीं करते हो। इसी तरीके से इंडिया में सिटीजनशिप की डिमांड भी नहीं है। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप चलती है, वो है कि भाई आप इंडियन हो, बाद बाकी आप कहाँ से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और ध्यान रखना, सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल आता है, आर्टिकल आपका 5 से 11। सारे आर्टिकल आपको याद नहीं रखने, इसमें जो की आर्टिकल है वो ध्यान रखना। एक आर्टिकल है इसका आर्टिकल 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पेपर में बार बार आ रहा है, उसे ध्यान रखना। आर्टिकल 10 ये बोलता है कि अगर आपको एक बार सिटीजनशिप मिल गई है, बात समझ में आ रही है, तो उसे कोई भी क्या नहीं, कोई भी लॉ क्या नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता है। समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं किसी एक बच्चे का नाम ले लेता हूं, जैसे मान लो यामिनी है। अब यामिनी को मान लो सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है। पर मान लो कल को ये नियम आता है कि यामिनी नाम की लड़कियों को हम सिटीजनशिप देंगे ही नहीं। मिली हुई है पहले से, पर आगे से देंगे ही नहीं। तो क्या अब जो पीछे वाली यामिनी है उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है? आंसर है नहीं। ये बात आर्टिकल 10 कहता है। क्या बात सभी को क्लियर है? यस सर। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज ध्यान रखना। वो ये कहता है कि बॉस, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, सिटीजनशिप में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। और अभी रिसेंटली चेंज हुआ भी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 2019 वाला। ठीक है, क्लियर है बात यहां पर? और उसमें यह बोला गया कि अगर आप 2014 से पहले तारों के नीचे से आए हो, इसमें चेंज क्या हुआ वो भी सुन लो। ये बहुत बड़ी चीज है जो सबको क्लियर कर देना मेरे 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 को लगता है कि एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, ये पहली बात समझ लेना कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं आया था। वो ये बात कहते हुए आया है कि बॉस, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। जब ये सारी कंट्रीज इस्लामिक हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इस्लामिक लोगों की प्रोस्पेरिटी होगी। अब जब यहाँ पे इस्लामिक लोगों की प्रोस्पेरिटी है, तो आप इंडिया क्यों आओगे? चलो हम मान लेते हैं कि आप वहां से डर के, आपको मारा पीटा है, जो भी आपके साथ अत्याचार हुआ है, आ जाओ। ठीक है भाई, आप आ गए हो तो आओ रहो। पर जब आपको लगे कि माहौल ठीक हो गया तो आप वहां वापस चले जाओ। पर ये तो वही वाली बात होगी कि रात को दंगे हुए, आप मेरे घर में घुस गए। अब मैं कह रहा हूं घर से बाहर निकलो, आप कह रहे हो नहीं भैया हम भी इस परिवार का हिस्सा। अरे काहे का हिस्सा है? नहीं हो भाई। दूसरी बात, भारत के मुसलमानों को कोई सिटीजनशिप वगैरह की बकवास नहीं हो रही, यहां पर किसी मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं छीनी जा रही है। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि 2014 से पहले आप अगर तारों के नीचे से आए हो, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। हम पूछेंगे जैन हो? वो बोला नहीं। मैंने कहा बुद्धिस्ट हो? बोला नहीं। बोला क्रिश्चियन हो? बोला नहीं। बोला आप कौन हो? ये सिख हो? बोला नहीं। मैंने बोला आप क्या हो, हिंदू हो? बोला नहीं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं हो तो हम आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे। पर आप कहते हो कि मैं तो सिख हूं। बोले ठीक है। बोले कहाँ से आए? बोला अफगानिस्तान से। बोले तारों के नीचे से आए? बोला हाँ तारों के नीचे से आए। 2014 से पहले आए? बोला हाँ 2014 से पहले आए। ठीक है, हम आपको सिटीजनशिप देने को क्या है, तैयार है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे?
हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश में, जैसे मेरा एक दोस्त है, सैफी नाम है उसका, अब वो यहाँ पे रहता है, उसके फादर यहीं पे रहते थे, परदादा यहीं पे रहते थे, हम उसको थोड़ी ना निकाल रहे हैं। पहले तो मिसकंसेप्शन क्लियर कर लो कि क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं सैफी से ये पूछा जा रहा है कि सैफी कहाँ से, बोले कहाँ से, मारूंगा कान पे खींच के, यहीं पे रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा सॉरी ब्रो। मैंने बोला तू तो पर तारों से निकल के आया है। मान लो तारों के नीचे से आया है, तो हम कह रहे भाई अभी मत जा, पर जाना है तुझे, तो हमारे घर का मेंबर नहीं है। क्या बात सभी को क्लियरली समझ में आ रही है? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। बोलो भाई। बोलेंगे नहीं कुछ, हाँ ना तो बोल दो। सहम यस सर। सर सहम जो 2014 के बाद आएंगे उनको मिलेगी फिर? उनको नहीं मिलेगी। 2014। मिलेगी उनको भी? नहीं 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 मिलेगी। ऐसे क्या, ये तो वो हो जाएगा ना, नौटंकी बना देंगे, कोई भी तारों के नीचे से हर बार कभी भी निकल के आ रहा है। ठीक है सर, आ गया। पार्ट फर्स्ट देखो क्या कहता है बच्चों। पार्ट फर्स्ट में बात करी जाती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आज जो 20 क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें आधी पॉलिटी कवर हो जाएगी आपकी। आगे देखो। उसके बाद पार्ट 7 किस चीज से डील करता है भाई, बताओ यार। राज्य, उनके क्षेत्र, उनके नाम, पार्ट 7 खत्म कर दिया गया, ध्यान। राज्य के बारे में। पार्ट 7 खत्म कर दिया गया है। क्यों? बस खत्म, अब क्यों के रीजन बताने का भी टाइम नहीं है अपने पास। सर किस चीज पे था, बस इतना बता दो। क्या चीज? किस चीज पे था पार्ट 7, बाकी हम पढ़ लेंगे। हाँ ये बता सकता हूँ। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था ना, तो 4 तरीके से राज्यों को बांटा गया था, लिस्ट ए, लिस्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके। ठीक है। तो उसमें से जो पार्ट बी वाले राज्य थे ना, वो किस में दे रखे थे, 7 स्टेट में, मतलब 7 उसमें दे रखे थे। अब उसके बाद हमने क्या करा, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि ये सिस्टम है नहीं। और कौन से अमेंडमेंट से करा गया मैं ये जरूर बता दूंगा। अमेंडमेंट द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। ठीक है। सर सेक्शंस और पार्ट में क्या फर्क है? सेक्शन और पार्ट में क्या फर्क है भाई? सेक्शन जो होते हैं वो आपके लॉ के अंदर आते हैं, पार्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं। बेसिकली एक किताब है, किताब के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, उसके बहुत सारे पार्ट है। ऐसे मान लो कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो, तो बिल्डिंग में मान लो बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, विंग ए, विंग टू बी, ऐसे देखा है ना आपने। ऐसे ही पार्ट विंग्स हाँ। है। और विंग के अंदर कमरे हैं, तो पार्ट 1 में 1 से लेके 4 कमरे हैं, पार्ट 2 में 5 से लेके 11 कमरे हैं। अगर आप बोलो कि सिटीजन का परिवार कहाँ रहता है, तो बोलेगा कमरा नंबर 5 से लेके 11 तक चले जाओ, वहां सिटीजन का पूरा परिवार रहता है। समझ में आई बात? हाँ। हम गए, बोला, हमने कहा कि बिल्डिंग नंबर 7 में कौन रहता है, बोला अरे यार वो परिवार रहता तो था, पर अब वो परिवार चला गया है यहाँ पे से। कब चला गया? 1956 में। कोई दिक्कत? ओके। आगे सर पार्ट 9 में क्या था? वो तू बताएगा ना भाई। क्या है इसके अंदर बच्चों? पंचायत। ठीक है। आगे चलें भाई, हो गया। एक्सप्लेनेशन कम करूं या इतनी चलने दें? सर इतनी सर सही है। क्वेश्चन कर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट होता है एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान से सुनो, बोल रहा है कि कौन सी मेजोरिटी से करा जाता है, बताओ जरा, आंसर बोलो। सिंपल मेजोरिटी से। 3/4 सर। 3/4 तो अमेंडमेंट का टाइप ही नहीं है इंडिया में यार, कैसी बातें करता है तू। सर 2/3। सर 2/3। बहुत बढ़िया। सारे बच्चे खूबसूरत हैं यहाँ पे। सर सिंपल मेजोरिटी से करते हैं ना? ये तो आने तो दो आंसर, अभी तो सब लोग आंसर देंगे ना, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा है ना तू? मैं कह रहा हूँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। ध्यान दो। पहली बात कि इसका आंसर है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है।
बात पहले तो ये खबर कर देते हैं, अब आ जाते हैं कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें ऐसी जो बातें ना भूलना। एक बात तो ये कि अमेंडमेंट, वाह क्या खूबसूरत चीज है। अमेंडमेंट का मतलब है कि संविधान में करा जाएगा चेंज। अब चेंज करने की पावर जो है, एक भाई साहब है जिनका नाम है के सी वेरस, उन्होंने बोला कि अमेंडमेंट इज वन ऑफ द वाइज थिंग विच इंडिया डिड इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना कि अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है और कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल याद रखना बच्चों, आर्टिकल है 368। और आपका लिया कहां से गया है, ये कहां से लिया गया, कोई बताएगा? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के जंगलों से। ठीक है, पॉइंट क्या है, अमेंडमेंट के तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसे हम बोलते हैं 1/2+1। ओके, एक होता है 2/3, और एक होता है 2/3 + 1/2 ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रखना प्लीज इस बात को। तो ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं सिंपल, इसे हम बोलते हैं स्पेशल, और इसे हम बोलते हैं स्पेशल प्लस स्टेट। याद रखना, इस वाले अमेंडमेंट को 368 में कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ 2/3 और 2/3 वाले को ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन से शेड्यूल में डील करता है? शेड्यूल नंबर 8 में डील करता है। और टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हालांकि शुरू में कितनी दी हैं? 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, जो 14 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 22 कर दी गई हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज, 22। हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक बात और प्लीज ध्यान रखना, इंडिया की कोई भी क्या नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, ये बात आर्टिकल 343 कहता है। क्या करना चाहिए भाई हमें? हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 343 इस बारे में कहता है, ये बात भी ध्यान रखना। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो प्लीज। तो जाहिर सी बात है, जब 14 थे ये तो 22 हुए होंगे, तो अमेंडमेंट भी हुआ होगा। हाँ है ना, अमेंडमेंट हुआ होगा तो कुछ अमेंडमेंट हुए होंगे। देखो 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 में बच्चा, और इससे जुड़ा था सिंधी। उसके बाद आपका हुआ 71st अमेंडमेंट 1992 में, और इससे जोड़ी गई तीन भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92nd अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और इससे जोड़ी गई बोडा, डोंगरी, मैथिली और सेंथली। प्लीज ध्यान रखना, पेपर में इस अमेंडमेंट से 2024 में 23 में तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, यहां से क्वेश्चन आता है, प्लीज याद रखना। चले आगे, कोई डाउट यहाँ पे किसी क्वेश्चन पे तो बताओ प्लीज किसी को। हम तेरे डन भाई। आगे बढ़े, यस नो तो बोलो कुछ। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? अगला क्वेश्चन देखो, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कितने दिन अगर एक पार्लियामेंट से जो एमपी है वो गायब रहे बिना किसी को कुछ बताए, तो कितने दिन के अंदर उसको 60 दिन रिलीज? सर, देखा कितने अयोग्य घोषित करते हैं। देखा तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो। ध्यान देना,
60 दिन तक अगर आप क्या हो, बिना बताए गायब हो, तो भैया फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। याद रखना, आर्टिकल, सुन लो, आर्टिकल 101 बात करता है वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। ठीक है। अब कब कब सीट खाली हो सकती है, अगर आपके पास डुअल मेंबरशिप आ जाए, मान लो कि आप एक और मेंबर बन गए, मान लो राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के भी बन गए, तो भी आपकी सीट क्या कर दी जाती है, खाली कर दी जाती है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत? दूसरा, अगर आप क्या कर दो, रिजाइन दे दो, तब भी आपका क्या हो जाएगी, सीट चली जाएगी। और तीसरा, अगर आप कितने दिन तक गायब रहो, 60 दिन तक गायब रहते हो, तब भी आपकी सीट क्या हो सकती है, खाली हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? उसके बाद एक जगह और है, एक और आर्टिकल है, ध्यान रखना, आर्टिकल 102, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, कि भाई कौन कौन से सिनारियों में हम क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? जैसे डिस्क्वालीफाई के बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास क्या कहते हैं, आप सिटीजन नहीं हो, या आपने किसी का कर्जा ले रखा है, या आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो भी आपको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और देखो, छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो मिनिमम कितनी एज चाहिए होती है? 25। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान? 30। यस, 30 चाहिए होती है। और लोकसभा में कितनी चाहिए होती है? 25। वो सुनने में ध्यान नहीं दिया आपने, 25। लोकसभा का राज्यसभा सुन लिया, राज्यसभा का लोकसभा सुन लिया। क्लियर है सर बात है? 55 किसमें होती है? 55 55? भी तो होती 55 कहीं नहीं होती भाई। प्रेसिडेंट बनने के लिए और गवर्नर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है, कितनी होनी चाहिए, 35। है 35। 35। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, आगे देखो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डीइंग एक्सप्रेस, एक ट्रेन है जो चली है, किसी को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी बुलाया जाता है। बताओ भाई, डीइंग एक्सप्रेस जो है वो कहां से कहां तक चली, और किसको बोला जाता है, किसका निकनेम है? याद रखना, हिमा दास को क्या बोला जाता है, डीइंग एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ये कौन है, एक स्प्रिंटर है। और याद रखना, ओलंपिक्स में आई थी सर। ओलंपिक में गई थी, मुझे नहीं पता चली ये बात तो, ओलंपिक में भी चली गई, ये तो नहीं पता था भाई साहब। ये आपके पास एकदम खुफिया जो जानकारी आती है। सर जीत के आई थी ना ये। ओलंपिक, और क्या सर, रनर स्पिंट स्पिंट में। बहुत बढ़िया बेटा विरल, बहुत बढ़िया। ज्ञान की जो धारा आपके पास बह रही हो, कहीं है नहीं, इसे अपने पास ही रखो। आज तक किसी भी इंडियन का स्प्रिंट में, ट्रैक एंड फील्ड में, सिवाय नीरज चोपड़ा के, कोई मेडल नहीं है ओलंपिक में। ध्यान से सुनो भाई, 2018 में ये जकार्ता गई थी एशियन गेम्स के लिए, और वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हुई थी 2018 में, 400 मीटर के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये भी ध्यान रखना, हिमा दास जो हैं वो बिलोंग करती हैं आपके असम से। ठीक है। असम से याद रखने वाली बात क्या है भाई, जब हम असम की बात करते हैं तो देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, औरंगा नेशनल पार्क असम में है, दिब्रू नेशनल पार्क असम में है,
ठीक है। दीन नेशनल पार्क असम में है। ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है। सर ये लास्ट में क्या लिखा है आपने बीन बी काजीरंगा के बाद? मानस। असम में एक बहुत बहुत अच्छा डांस होता है जिसका नाम है बिहू। तो बिहू भी याद रखना, पेपर में आता है। बिहू कितने टाइप का होता है तो ध्यान रखना, 3 टाइप का बिहू मनाया जाता है, ये भी याद रखना। असम का क्लासिकल डांस है क्या? सत्यारिया। सत्यारिया। याद रखना प्लीज, ये क्लासिकल डांस है। और इसके कर्ता मतलब इसे जिसने इन्वेंट करा था उसका नाम है संत श्री मनता शंकरदेव। ठीक है। एक और बात ध्यान रखोगे? बता दूं एक और एक्स्ट्रा बात। हाँ असम जी को सर। असम को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ ब्लू हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट लगता है। और याद रखना इसे स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। हम्म, और चाय के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे भी है असम। चलें आगे, हो गया तो। सर डिंग डिंग एक्सप्रेस ट्रेन भी बता दो सर, कहाँ से कहाँ तक चली है? कोई ट्रेन ही नहीं है ऐसी। अभी आपने बताया था कि ट्रेन भी है। अरे मैं हो, वेरी गुड। मजे ले रहा था, मजे कहते हैं उसे, मजे। बेसिकली जो एक्सप्रेस है वो है फास्ट को दिखाने के लिए, और डिंग जो है वो जगह है जहां से हिमा दास क्या आए हैं, आती हैं असम में। बात समझ में आई? हाँ जी सर। हो गया भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो क्वेश्चन ये है कि होमोसेक्सुअलिटी कौन सा सेक्शन में था? बताओ भाई। 370। याद रखना, अननेचुरल ऑफेंस और सेक्सुअल एक्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में, सेक्शन में था? सेक्शन 377 में, कि दैट अ मैन कांट लव अ मैन और अ वुमेन कांट लव अ वुमेन। ठीक है। और इसी के साथ एक पूरी कम्युनिटी बनती है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, LGBTQ+ कम्युनिटी। याद रखना 377 के हटने के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया कि भाई ठीक है, मतलब आपकी पर्सनल चॉइस है, किसी से भी प्रेम कर सकते हो आप। ठीक है। और ये हटाया गया कब? कब हटाया गया? 2018 में। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में पता है क्या पूछ लेता है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई सारे पेपरों में मैंने देख रखा है कि भाई एलजीबीटी में ना एल किस चीज को दिखाता है, या बी किस चीज को दिखाता है, या क्यू किस चीज को दिखाता है। तो वैसे तो आप लोगों को ज्यादातर पता ही होंगे, बस मैं आपको क्यू का बता देता हूँ, क्यू नहीं पता होगा शायद आपको। पता है ना सभी को, बाद बाकी तो। क्यू का मतलब होता है
क्वीन, ठीक है, या क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं इसे, जो अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेस्बियंस आर दोज जहां पे फीमेल्स फीमेल्स को प्यार करती हैं, और गेज आर दोज जहां पे मेल मेल को सेक्सुअली ओरिएंटेशन होता है। बायसेक्सुअल वो होता है जिसको मेल और फीमेल दोनों पसंद होती हैं। ट्रांसजेंडर होता है जिसके बॉडी पार्ट में थोड़ा सा चेंज है, मतलब उसके बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा सा कैसा है, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन उसके बॉडी पार्ट में मिलते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? चले आगे बढ़े, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, डन। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मिक्स क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, टेंशन मत लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में है, बस आपको ये बताना है। बताओ भाई। तीसरा चौथा। कालीबंगा जो है वो कहां पर है? बोलो भाई, कालीबंगा कौन सी साइड कहां पर है? राजस्थान। याद रखना, पेपर में आया हुआ है कई बार, कालीबंगा आपको मिलती है राजस्थान के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, और लोथल कहाँ है? गुजरात। 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 कमाल की एक बात ध्यान रखना, लोथल को कहा जाता है आर्टिफिशियल पोर्ट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोथल जो है वो, मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल पोर्ट कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को कहा जाता है। उसके बाद आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों की दोनों साइट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपसे दो चार चीजें और बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक तो लार्जेस्ट साइट कौन सी है, किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो याद रखना, सबसे बड़ी साइट जो है वो है कौन सी आपकी? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहां पर है भाई आपका? हरियाणा में, ठीक है, ये इंडिया की सबसे बड़ी है। क्लियर है बात यहां पर? और वैसे सबसे बड़ी कौन सी है? वैसे कौन सी सबसे बड़ी है भाई? याद रखना, मोहन मोन्जो जुदाड़ो कहां पर है इस समय? पाकिस्तान में लाया करती है, ठीक है। और हमें मोहनजोदाड़ो में क्या मिलता है? ग्रेट बाथ मिलता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो डांसिंग गर्ल है उसका स्टैचू कौन से मटेरियल से बना था, तो किसका बना हुआ है? ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ध्यान रखना ये बात। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ भाई। सर लार्जेस्ट राखी गणी है। हाँ सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट मोहनजोदाड़ो है जो पाकिस्तान में है। और इंडिया में जो सबसे दूसरे नंबर पे है वो है कौन सी? धोलावीरा। और धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। कोई डाउट यहां तक किसी को? कुछ पूछो प्लीज। चलें आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनका जीएस हो गया, कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, जिनका एक महीने में पेपर है? तुम में से किसी का जीएस नहीं कंप्लीट है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो मेरे से? है भाई बबलू, क्या इन बातों पे भरोसा? यस सर। यार एक बात बताओ तुम लोग मेरे को,
पूरा जीएस कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, कोई है जिसका हो भी गया कंप्लीट? नहीं हुई सर अभी। अच्छा, फिर दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, फिर आंसर आने में दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे लगा तब तो बहुत सारे बच्चों का आंसर तुरंत आना चाहिए ना, ऐसे मतलब बारूद की तरह की। सर ये लो, ये तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना। चलो कोई नहीं, हम इम्प्रूव कराएंगे। भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा क्या फिर नींद आ रही है? चलें आगे। देखो आगे, मराठा। मराठा जो है, मैं आपको बताता हूं, देखो क्या हुआ। मराठाओं के फाउंडर हैं आपके छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठाओं की जो बागडोर है वो संभाजी महाराज और उसके बाद फिर पेशवा के हाथ में आती है। पर मराठाओं का जो पतन है, अगर आप कहोगे मुझसे कि सर कहां से मराठा गिरने शुरू हो गए, तो वो है कौन सा आपका? बोलो भाई, कौन सी बैटल है? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है, ध्यान रखना, उस समय कौन रूल कर रहा था गद्दी पर? शाह आलम सेकंड। और मराठाओं की तरफ से कौन थे? मराठाओं की तरफ से कौन था भाई? बोलो। नहीं पता? बहुत बढ़िया। याद रखना, मराठाओं की तरफ से थे आपके बाजीराव। कौन? हम्म, किसी को नहीं आइडिया कुछ भी? शाबाश। सदाशिव राव। ये लोग वर्सेस, और कौन लड़ रहा था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वैसे दुरानी लगाते हैं, अब्दाली बोलते हैं तो दुरानी बोल दो जो भी। ये अफगानिस्तान से आया था 1761 में, और यहां पे मराठा बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, और इसकी वजह से मराठा यहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मराठा दो टैक्स लेते हैं। कौन कौन सा? एक टैक्स लेते हैं जिसको बोलते हैं चौथ, जो लिया जाता था कितना? 1/4। और दूसरा लेते थे सरदेशमुखी, जो कि लिया जाता था 1/10। ये सरदेशमुखी जो था वो लिया जाता था प्रोटेक्शन के लिए। याद रखना ये बात। चौथ तो लेते थे किस लिए? आपका लैंड टैक्स लेते थे। पर सरदेशमुखी सिर्फ इसीलिए लेते थे कि अगर तुम पे कोई हमला करेगा तो हम तुम्हें बचाएंगे। और जब अहमद शाह अब्दाली कहां पर आया, शाह आलम की गद्दी लेने के लिए आया, तो सदाशिव रॉय ने क्या करा कि बोला कि भाई मैं जाके बचाऊंगा। और क्योंकि हम सरदेशमुखी लेते हैं, किससे? मराठाओं मुगलों से। और वो पहुंच गए बचाने के लिए। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक तो प्लीज मुझे बताओ। अच्छा, दो और बैटल हुई है पानीपत की, कौन कौन सी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ भाई? 1526 में, जिसके बाद मुगल रूल करना शुरू करें। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब? 1556 में, जहां पर हेमू को हराया किसने? अकबर ने। हालांकि अकबर तो बहुत छोटा था उस समय, 14 साल का ही था। अकबर तो क्या ही हरा था, बट अकबर के बिहाफ पर बैरम खान ने हेमू को बहुत मारा। समझ में आ रही बात यहां पर? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? यस सर। बाद में मुझसे मत कहना सर वो पीडीएफ है गई थी। देखो, मुगलों में अगर हम बात करते हैं, मुगलों की जब बात होती है, तो अगला क्वेश्चन है पूछा कि भाई इनका ना ऑर्डर लगाओ। ठीक है, मोहम्मद शाह, सादर शाह, आलमगीर, अहमद शाह। तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, मुगलों में सबसे स्ट्रांग मुगल जो थे वो था पहले बाबर। फिर बाबर के बाद आता है कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है कौन? अकबर। अकबर के बाद कौन अकबर। आता है? जहांगीर। जहांगीर के बाद जहांगीर। शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। शाहजहां। औरंगजेब की मौत हो जाती है 1707 में।
और 1526 से ये लोग शुरू करते हैं पूरी कहानी। हुमायूं के टाइम पर 10-12 साल का गैप रह जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी आ जाता है तो हुमायूं को भागना पड़ जाता है। पर इसके बाद जब औरंगजेब मर जाता है तो कहानी बहुत स्लो हो जाती है, बहुत हल्के हल्के से आ जाते हैं, इनके बस की नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही है विनोद? ठीक है। सर लास्ट में कौन सा है? औरंगजेब। ठीक है। अब यहां पर एक चित्र में दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जरा देखना, एक सेकंड दो बस। आपको पूरी फैमिली ट्री दिखा देता हूँ एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर है फैमिली ट्री तो यानी कहाँ है, एक सेकंड इसमें लगा। McCoy McCoy McCoy। हम्म, एक बहुत अच्छा सा चित्र बना रखा है मैंने इसका। परेशानी मेरे साथ बस यही है कि चीजें मैं कहीं संभाल के नहीं रखता हूँ। बहुत बढ़िया। यही तो होना चाहिए था। चलो, नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के रखूंगा, तब दिखाऊंगा। यहीं पे होगा, रुक जाओ एक सेकंड। मराठा, ब्लैक होल ट्रेजेडी, साइक्लोन, चीफ ऑफ नेवल, पानी वानी, ये हो गया ओके। उसके बाद हाँ ये रहा, देखो यहाँ पर मिल तो गया। इधर देखो, एकदम क्लियर, आपको पूरा डिक्लाइन ऑफ मुगल एकदम एक से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि बस पूछो मत, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चित्र देखना है यहाँ पर, इस चित्र में पूरी कहानी है, मैं समझा भी दूंगा, वैसे तो आपको चित्र समझ में नहीं आएगा अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो। यहाँ देखो जरा, अपनी स्क्रीन जूम कर लेना भाई सभी लोग, इधर देखो। ये है पूरी की पूरी कहानी जो आपको समझने की जरूरत है। देखो, एक तो बाबर, हुमायूं, अकबर, आपके बाद उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक के बाद, औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठता है ना, वहां पे दो उसके लड़के हैं, वैसे तो उसके चार लड़के हैं, बट मोहम्मद आजम शाह और मुजा आपका कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और बहादुर शाह फर्स्ट जीत जाता है और वो बन जाता है क्या आपका किंग। उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट के बाद आ जाता है कौन आपका, शहादर शाह, जो कि बहादुर शाह का ही लड़का है, बन जाता है किंग। उसके बाद आ जाता है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार का शहादर शाह का कोई लेना देना नहीं है, पर बहादुर शाह फर्स्ट दिख रहा है तुमको, बहादुर शाह फर्स्ट का एक लड़का है जिसका नाम है क्या, मिर्जा आजिम, और मिर्जा आजिम का लड़का है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार गद्दी पर बैठता है। फर्रुख सियार के बाद गद्दी पर बैठता है कौन आपका, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किसका लड़का है, तो फिर से देखो, यहां पर बहादुर शाह का एक लड़का है जिसका नाम है अख्तर, अख्तर का लड़का है मोहम्मद शाह। ठीक है। मोहम्मद शाह का फिर लड़का आता है अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड किसका, शहादत शाह का लड़का है आलमगीर सेकंड। समझ में आ रही है क्रोनोलॉजी? हाँ भाई, बोलो। हाँ ना तो बोलो कुछ। यस सर। कहाँ चले गए हम? हाँ जी सर। और आलमगीर के बाद कौन बैठेगा गद्दी पर, शाहजहां थर्ड। अब शाहजहां थर्ड कौन है भाई, तो याद रखना, शाहजहां शाहजहां थर्ड है, यहां से आएगा, बहुत दूर से इसका रिश्ता। सो औरंगजेब का एक और लड़का है मोहम्मद कम बख्श, उसका एक लड़का है मुशी सूनत, और मुशी सूनत का एक लड़का है शाहजहां थर्ड। ठीक है। और शाहजहां थर्ड के बाद गद्दी पे बैठता है शाह आलम सेकंड, जो कि किसका लड़का है, आलमगीर
सेकंड का। और शाह आलम सेकंड के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? अकबर सेकंड, जो कि किसका लड़का है? शाह आलम सेकंड का। और अकबर सेकंड के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? बहादुर शाह सेकंड, जो कि अकबर सेकंड का लड़का है। ये लास्ट रूलर है। अब आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन की तरफ तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ पहले कौन बैठा होगा गद्दी पर? अब तुम्हें अगर थोड़ा बहुत याद हो हुआ हो तो। बाबर। बाबर कहाँ है इस क्वेश्चन के आंसर में? ओहो जी जी, बाबर दिखे भी तो सही। कह रही क्वेश्चन कुछ भी हो सर, मेरे को तो अपना पता है, मुझे बाबर का पता है, मैं तो अपना बताऊंगी। सर मैंने स्टार्टिंग से बताया, मेरे क्वेश्चन को नहीं बताया। हाँ बताओ, पहले इसमें कौन जहादार बैठा है? शाह। हाँ हाँ, वेरी गुड। शाहजहां शाह कब बैठा था? 1712 से 1713 के बाद। आगे उसके बाद बैठा मोहम्मद मोहम्मद शाह। शाह। यस, 1719 से लेकर के 1748 तक। उसके बाद अहमद शाह। अहमद शाह कब बैठा था ये? 1748 से लेकर के एंड 54 तक। उसके बाद आलमगीर 1754 से लेकर के 59 तक। याद रखना, पेपर में अगर आपसे पूछे कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि कब हुई थी? 1757 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो क्या नाम बताओगे? आलमगीर सेकंड। क्या बात क्लियर है बच्चों पार्टी? यस सर। अच्छा, तुम्हें मोहम्मद शाह का और नाम पता क्या है? नहीं सर। मोहम्मद शाह को बोला जाता है रंगीला। बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी थे। मुर्गे उर्गे लड़वाते थे, डांस वांस देखते थे, यही सारे काम करते थे। और अचानक से कौन आ गया? अचानक से इन पर हुआ हमला। हमला करने वाला कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह ने भैया 1739 में क्या करा? हमला करा। ऐसा बोला जाता है मोहम्मद शाह भाग गया था घाघरा पहन करके। भाई नादिर शाह बहुत खतरनाक। सिर्फ 57 डेज ये इंडिया में रहा। दिल्ली में इसने 30,000 लोगों को जान से मारा था, सिर्फ दिल्ली दिल्ली में। और कोहिनूर को उठा के ले जाने वाला भी कौन है? नादिर शाह। समझ में आ रही बात यहाँ पे? आगे चलो, अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसके पास है? बताओ जरा भाई। गुजरात। वेरी गुड, क्या बात है। पर मान लो ऑप्शन में गुजरात नहीं होता तो किस में होती? अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसके पास है, तो याद रखना इसका आंसर तो गुजरात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे सबसे बड़ी है किसमें? अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। उसके बाद गुजरात है। कितनी? 1214 किलोमीटर की गुजरात के अंदर कोस्टल लाइन है। आपसे पूछे सबसे कम कहां पर है और सबसे टोटल कितनी है, तो टोटल है 7516 किलोमीटर। सबसे कम है गोवा स्टेट वाइज। गोवा में है आपका 151 किलोमीटर की। और यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है दमन दीप की, सिर्फ 37 किलोमीटर की। ठीक है बॉस? ओके सर। एक और बात ध्यान रखना, जहां पर पानी लगता है ऐसे वाला सिनेरियो, इसी को बोला जाता है क्या? पेनिसुलर या पेनिसुला। पेनिसुला बेसिकली मतलब होता है जहां पे तीन साइड से क्या हो आपका पानी होता है, और जहां पे चारों तरफ से पानी हो उसे कहते हैं क्या? आइलैंड। और सबसे बड़ा आइलैंड आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड नहीं, आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा होता है? कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखना प्लीज। चलें आगे।
डन भाई। हाँ, बोल रहा है कौन सी नदी इसमें से वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट नहीं होती है। सुन लेना बहुत ध्यान से। ताप्ती। तापी फिर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सारे आंसर भी दिया करो ना फिर। अगर मुझे वो बताया करो तो उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। ध्यान दो, गोदावरी जो है, याद रखना ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इन इंडिया। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? ये निकलती है नासिक के पास से, महाराष्ट्र में। उसके बाद तापी जो है, ये निकलती है सतपुरा रेंज से। और याद रखना ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद आती है आपकी क्या? कावेरी। कावेरी निकलती है आपका, एक जगह है कर्नाटक में, तलक्का कावेरी करके, इन कर्नाटक, वहां से निकलती है। ठीक है। अच्छा, कंबा रिवर जो है वो कहां से निकलती है? बताओ भाई। बोलो बच्चों। ये आपका साउथर्न इंडिया की तरफ से निकलती है। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक है, किसकी? कावेरी की। इसका ओरिजिनेशन है आपका वानियाड डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर तो तापी ही होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अच्छा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? बोलो भाई, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। क्या बोलते हो? सर भारत की दक्षिणी गंगा कावेरी है, और भारत दक्षिण की गंगा गोदावरी। इन दोनों में कंफ्यूजन है सर। कावेरी और गोदावरी, दक्षिण की गंगा को कावेरी बोलते हैं सर। मैंने क्या पूछा? दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? बस इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर कावेरी को भारत दक्षिण की गंगा बोला जाता है। फिर से सुनो, पूरे भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण में गंगा ठीक कहा है जाता है सर। कावेरी को। समझ में आया या नहीं आया? जी हाँ जी। याद रखना प्लीज। कितने क्वेश्चन हो गए, कितने रह गए? ये बीसी क्वेश्चन करवाने में इतना टाइम लग गया मुझे। अभी तो इसमें क्वेश्चन भी बाकी रह गए। 1.5 घंटे की क्लास होने जा रही है यार। भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा? नो सर। तो सर। आगे देखो फिर, नहीं हो रहे तो पढ़ लो फिर। देखो, हाईएस्ट पीक और उनके स्टेट पूछा हुआ है, बताओ। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये बात तो उत्तराखंड क्लियर है। में। तो सी का सेकंड, सी का सेकंड खत्म हो गया। है ना? अच्छा, अब देखो, अन्ना, अन्ना मुद्री जो है वो कहां पर है आपका? केरल। केरला। याद रखना। अब ऐसा ये तो पेपर बड़ा है तो इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग पूछ दे रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शन को एक साथ मर्ज करके पूछ दिया। आपका पेपर क्योंकि वन स्टेटमेंट में आता है तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई कि आपका दुंडा बेटा जो है वो कहां पर है। समझ में आ रही बात यहां पर?
या पूछ लेगा साबरमती कहाँ पर है, तो ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के सर एक हिसाब से, हाँ बोलो। लास्ट वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। डन। लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन कहां पर है 2011 के हिसाब से? यूपी। पक्का? यस सर, यूपी। क्या तुम लोग सही हो मित्र? क्या इस बात का कोई तोड़ नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल सही हो? कितनी है? पेपर टफ आएगा तो ऐसे पूछेगा। याद रखना 155 मिलियन लोग क्या हैं यूपी में, रूरल में है। और कितना परसेंट बनता है ये? 18.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल रूरल पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं आपके? उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही थोड़ी ना उत्तर प्रदेश है, समझ रहे बात को? आगे देखो नेक्स्ट। बताओ भाई, कौन आपकी पॉवर्टी लाइन को फिक्स करता है? योजना आयोग। अब नीति आयोग करता है, ठीक है। आयोग। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं हम लोग? याद रखना। 11 जुलाई, 11 जुलाई। 11 जुलाई को। पर आता है क्वेश्चन, 5 जून को क्या मनाते हैं फिर हम लोग? इन्वायरमेंट। पर्यावरण दिवस। हाँ, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर एज याद रखना वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। अच्छा, और 8 मई? 8 मई को क्या मनाते हैं भाई? बोलो बोलो। 8 मई को मनाते हैं बच्चों हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट। बोल रहा है स्टेट रैंक इन द हाईएस्ट लेंथ ऑफ द रोड। सबसे ज्यादा रोड किसके पास है, सबसे बड़ी रोड किसके पास है? महाराष्ट्र। श्योर हो आप? लॉक कर दिया यस जाए? सर, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए। पता नहीं क्या जीते हो, बट कुछ तो जीते हो। महाराष्ट्र में है 151 किलोमीटर की रोड। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है कौन आपका? कर्नाटका, 20,774। फर्क देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड के बीच में? और थर्ड पे है गुजरात, 18,000 किलोमीटर के करीब की रोड, ठीक है बॉस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया रिलेटेड टू विच टैक्स? डायरेक्ट टैक्स किससे डील करता है? आयकर से। हाँ भाई। इनकम टैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। और याद है में डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन क्या नहीं हो सकता? डिवाइड नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं बांटा हो नहीं सकता, जाता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो, ग्रीन पीस के अंदर टोटल जो मेंबर है वो है 26 मेंबर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चलो मैं हिंट दे रहा हूं आपको एक। हिंट ये कि नीदरलैंड में है। अब बता दो चलो। खैर, अब तो बता दो। ऑप्शन है। हाँ, एम्स्टरडेम। और याद रखना एम्स्टरडेम डैम जो है बच्चों, वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट क्या है? स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है। जबकि एशिया का सबसे पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूरे एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। आगे देखो,
COP 21, अब ये थोड़ा सा क्या है, पुराना हो गया पर आता है। COP जो है आपका क्या कहलाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और पहला COP कब हुआ था, 1995 में। इनका मेन मुद्दा ये है कि किस तरीके से हम क्या करें, क्लाइमेट को अच्छा करें। और याद रखना COP 29 जो है वो हुआ था अभी कहां पर, बाकू में। बाकू कहाँ है, कैपिटल है किसकी, अजरबैजान की। ठीक है। और 21 वाला कहां पर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ध्यान रखना, पेरिस में। और इसी से निकला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में हुआ था ये। ठीक है बॉस। इंडिया ने फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान कब बनाया क्लाइमेट चेंज पे, ये आ सकता है, बार बार आता हुआ है, बोलो। याद रखना कब, 30 जून 2008 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे आप बताना क्या है इसका आंसर। आज की क्लास यही करते हैं खत्म, 1.5 घंटे की क्लास बना दी यार मैंने। देख रहे हो तुम लोग मेरे में टैलेंट। वैश्विक ताप में वृद्धि। हाँ, वैसे इसका आंसर बहुत इजी है। क्या होगा इसका आंसर भाई, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अच्छा, ग्लोबल टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे CO2 हो गई, मीथेन हो गई, वो जो अर्थ की हीट होती है ना उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जो सन से हीट आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप कर लेने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा। क्लाइमेट चेंज होता है। यस और नो। और इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2070 तक वो कार्बन इमिशन क्या कर देगा, 0। याद रखना। कैसी लगी भाई क्लास, आया मजा, यस सर। बड़ा कुछ ज्ञान। हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखा, मैं इको के सिवा भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ऐसे ही हूँ मैं। चलो, टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। देखो एक बहुत चीज छोटी सी ध्यान रखना, एक दिन में ना बॉडी बनती है ना दिमाग बनता है, ना कोई बर्बाद होता है और ना ही कोई आबाद होता है। एक दिन में, एक दिन शराब पीने से आप बिगड़ नहीं जाओगे, एक दिन पढ़ने से आप अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन जाओगे, पर एक एक दिन करते 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 जब 100 दिन होते हैं ना तब आप में वो चेंज दिखने लगता है। तो रेगुलर पढ़ना, और अगले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने दिमाग लगा के पढ़ना। आप पढ़ोगे तो चेंज दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई चूरन चटवा दे, कहीं से कोई बिस्किट मिल जाए, कहीं से कोई आइडेक्स मिला के कुछ खिला दे और भाई साहब कुछ हो जाए, बस मेरे साथ कुछ तो हो जाए, मेरा एग्जाम निकल जाए, आप गलत अवधारणाओं में फंसे हुए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, एंड देन रिजल्ट इज ऑल योर्स। ठीक है, बस पढ़ते रहो, भरोसा रखो अपने आप पर, और थोड़ा बहुत मुझ पे भी कर लो अगर कर सकते हो तो। ध्यान रखो। बाय, टेक केयर योरसेल्फ।